नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इnktober की यात्रा जारी है। कल आपने पहला वीडियो देखा था, आज 2 अक्टूबर है और ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को, सभी देशवासियों को महात्मा गांधी की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। गांधी जयंती है आज। तो इnktober में 31 दिन हम 31 वीडियो बनाते हैं, तो आज दूसरा दिन है। पहला वीडियो आपने देखा जो कि मुस्ताच के ऊपर था। दूसरा प्रॉम्प्ट है 2 अक्टूबर का वीव। तो वीव जो है, जैसे हम बुनाई करते हैं ना एक तरह से तो बहुत सारे टॉपिक चल रहे थे दिमाग में। हमारे गांव में बहुत सारी दलिया बना करती थी, सूप बना करता था, उसको दौरी भी बोलते थे हमारे यहाँ। और जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता था मुझे, वो था अपनी बिटिया के बालों में चोटी गूंथना वो होता है वीविंग। तो हमने वो जो चोटी गूंथने की जो कला है भारत की, उसी को अपना टॉपिक बनाया है। तो कुछ चले बनाते हैं। मैंने सोचा है कि एक वॉरियर होना चाहिए जो युद्ध के मैदान में जा रहा है, उसके बालों को हम कैसे गूंथेंगे। तो आज हमारे लिए मैंने जो अपने महाभारत से एक बहुत ही दमदार योद्धा भीष्म पितामह, उनको मैंने बनाने की कोशिश की है। और मैंने सोचा है कि मान लीजिए वो वॉर पे जा रहे हैं तो बाल आंखों के सामने ना आए, तो उसकी उन्होंने अच्छे से वीविंग करी है। तो वीव इज द सेकेंड डे प्रॉम्प्ट फॉर inktober। और ये लंबी यात्रा है, बने रहिए हमारे साथ और देखिए मेरा प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे एक बार मेरे दिमाग में ये भी आया था कि मेरी माताजी जो हैं वो बहुत अच्छा स्वेटर बुनती थी। तो उस ज़माने में आज से 40-50 साल पहले जो है वो हम लोग स्वेटर बुनना एक कला होता था तो मैंने सोचा कि उस टॉपिक पे बनाए। फिर थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं था, तो आज के inktober में मैं जो मुस्टैच वाला वीडियो था उसमें मैंने ब्रश एंड इंक से काम किया था। आज मैंने सोचा है कि क्रोकिल निब से और इंक वॉश से मैं इस किरदार को बनाऊंगा। तो वीव एक टॉपिक मिला जिसके ऊपर मुझे कुछ बोलना भी है और कुछ ड्राइंग भी बनाना है। तो आप ये हमारा प्रोसेस देखते रहिए। मैंने एक सिंपल सा एक एनाटॉमी बनाया, थोड़ा डायनेमिक है, और हाथ में एक तलवार पकड़ा दिया है। बना रहा हूँ भीष्म पितामह। तो जो वीविंग है, हेयर वीविंग, जो बालों के अंदर जो खूबसूरती के लिए उसको हम पिरोते हैं, तो हेयर वीविंग बहुत पुरानी कला है। जितना मैंने रिसर्च किया या जितना मैंने देखा, तो करीब 3400 ईसा पूर्व में इजिप्ट में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और वहाँ स्त्री पुरुष दोनों लोग जो हैं अपने बाल को, एक ऊन होता था जो वूल होता है ना, जैसे रंगे हुए वून से वो रेसे लेके और थोड़ा सा नकली बाल, मतलब कुछ मूर्तियों में, कुछ पेंटिंग्स में दिखाई गई हैं, नकली बाल का प्रयोग किया उन्होंने अपने बालों को लंबा दिखाने के लिए। और ये धीरे धीरे बहुत सारी संस्कृतियों में ये एक रिसर्च हमने मेसोपोटामिया पे भी किया था बहुत दिन पहले। एक हम लोग कंसेप्ट आर्ट पे काम कर रहे थे, मेरा और एक मास्टर डिग्री का स्टूडेंट था। तो वहाँ पे भी उसने बोला कि दिलीप, ये हेयर स्टाइल पे बहुत दिमाग लगाते थे वो लोग। तो मेसोपोटामिया तो इजिप्शियन से भी पुराना है। तो ये मैंने इनके जो बाल हैं, ये जो 2 लटें मैंने निकाली है, ये दाढ़ी है। तो दाढ़ी में मैंने थोड़ा श्रृंगार किया है। भाई पुरुषों के लिए तो बहुत ज़्यादा श्रृंगार की चीज़ें होती नहीं है, तो हम या तो मूंछ के ऊपर कुछ कर लें, या बालों पे कर लें, या दाढ़ी पे कर लें। आजकल तो दाढ़ी आप देख ही रहे हैं, मतलब अब थोड़ा सा पुराना हो गया है। मतलब विराट कोहली, धोनी, ये लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो पुरुष हैं वो दाढ़ियों पे और बाल पे कुछ कुछ अपना करते हैं जितना हम लोग, मेरे तो बाल ही नहीं है भाई। और अफ्रीका में जो हेयर वीविंग और ब्रैडिंग बोलते हैं उसको, ये बहुत पुराना रहा है। और वहाँ पे बॉक्स ब्रेड्स और घाना ब्रेड्स,
इस तरह से वो कुछ उनके हेयर स्टाइल है। मैं भी गया था एक बार फिलीपींस में, तो वहाँ पे आइलैंड के बगल में एक वाइट बीच कहलाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे बालों के ऊपर कुछ कुछ कर रहे थे, बीट्स लगा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बड़े घने से बाल थे, उनके अंदर मतलब सिर के अंदर कम से कम 50 चोटी बना दी उन्होंने, और चोटी के बीच में रंग बिरंगे बीड्स बनाए। तो वो घाना बीड्स बोलते हैं, ब्रैड्स बोलते हैं शायद। और भारत में भी जो हेयर वीविंग का जो जितने लंबे बाल होते हैं उनको और घना दिखाने के लिए हम नकली बाल कुछ उसमें जोड़ देते हैं, और उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। और बाहर अमेरिका वगैरह में सीव इन वीव और क्लिप इन एक्सटेंशन, इस तरह के कुछ फैशन माने जाते हैं। ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका में भी बाल जो है थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा के, मतलब नकली बाल लगा के, और उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं एक बात बताऊं, मेरे को भी बड़ा शौक था, तो पहले थोड़ा बहुत हम लोग चोटी बना लेते थे लड़के जो हैं। तो हमारे यहाँ एक परांदा होता है मेरे ख्याल से उत्तर भारत में। मैं गया था एक बार चांदनी चौक पे, वहाँ पे कुछ बाल जैसे ये दिख रहे थे, हालांकि वो आर्टिफिशियल ही थे, उसको परांदे बोलते हैं। पंजाब और हरियाणा में जो थोड़ा उसमें ना रेशमी बाल या सूती धागों से बना रहता है, एक लटकन भी लटका रहता है उसमें। और जो महिलाएं जिनके बाल थोड़े छोटे होते हैं और लंबी चोटी बनाने के लिए वो परांदा यूज़ करते हैं, और उसमें शीशे भी लगे रहते हैं, थोड़ा झूमर टाइप का। जितनी लंबी चोटी उतना आकर्षक महिलाएं दिखाई देती हैं, ऐसा उनका मानना है। और शादी ब्याह में और त्योहारों में, या जैसे फोक डांस होते हैं ना, गिद्दा में, भांगड़ा में, और जो गुजरात में जो होते हैं, उसमें हम परांदे लगा के और अपने बाल की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये वीव है। जैसा कि मैंने स्वेटर के बारे में बताया था, वो भी एक हमारी वीविंग की प्रक्रिया है। और एक उसको क्या बोलते थे, जो टेबल क्लॉथ पे होता है और क्रोशिया से बुनते हैं, कुछ नाम होता था। हमारी दीदी लोग उससे बुनाई करती थी, और बड़ा अच्छा लेस बोलते थे शायद उसको, कॉटन का होता था और एक लेस की तरह, तो वो भी बुनाई है, क्रोशिया बोलते थे। अब पता नहीं ये सब चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। और सलाई बोलते थे, जिससे ऊन से हम स्वेटर बुनते हैं। तो ये सब वीविंग की चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में मैंने आज तक देखी हैं। तो ये हमारी पेंसिलिंग चल रही है, मैं पेंसिल से बना रहा हूँ। एक जेस्चर लिया है स्ट्रॉन्ग सा, उसके अंदर उनको हमने एक तलवार बनाया है। और जो पारंपरिक जो हमारे ज्वेलरी होती हैं, जो हमारे परंपरागत पहनावा है, वो सारी चीज़ें मैं इस पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, रही बात ड्राइंग बनाना भाई हमारा काम है, मैं ड्राइंग बनाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ। देखिए, ये मेरा क्रोकिल निब है, इसी के बारे में मैं चर्चा करता रहता हूँ कि ये आर्ट मटेरियल का एक बहुत अहम आर्ट मटेरियल है, और मिलता तक नहीं है, अब इंडिया में बनता तक भी नहीं है। बताइए, हम जर्मनी से लेते हैं, चाइना से लेते हैं। तो ये क्रोकिल निब है, जिससे आज तक आपने जितनी बैटमैन, सुपरमैन की कॉमिक देखी है 90s की, वो इससे इंकिंग होती है। जो आप मांगा कर रहे हैं वो भी इसी से होती है भाई। तो ये क्रोकिल निब है, इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो पिछला जो मुस्टैच वाला जो वीडियो था, उसके अंदर मैंने क्रोकिल निब नहीं यूज़ किया था, सिर्फ ब्रश ही यूज़ किया था। तो मैं भी कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा कोई मन नहीं होता कि हमारी जो धार्मिक परंपरा है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं कुछ गलत चीज़ बना पाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा सा रिसर्च करूँ, रिसर्च करने के बाद ही मैं बनाता हूँ। अब जैसे मैंने वो कंसेप्ट आर्ट बनाया वराह अवतार का, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, मैं ऑथेंटिक रिसर्च करता हूँ। मैं पूरी गुप्तकालीन मूर्तियों को देखा। अब पृथ्वी माता जो है, वो उन्होंने पृथ्वी माता को हाथ में उठा के रखा। कई जगह पे हम देखते हैं कि अपने नाक के जो दांत हैं उसके ऊपर रखा है पृथ्वी माता को, मतलब एक पृथ्वी को गोल सा जो दिख रहा है। कहीं सशरीर पृथ्वी माता जो है उनके हाथों पे विराजमान है।
तो बहुत सारे तरीके हैं, रिसर्च करते हैं। अब आप स्टिक करते हैं कि नहीं यही वाला हो, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और बचपन से लेके अभी तक मैं बुद्धिजीवियों के ही बीच में रहता हूँ और उनसे चर्चा होती रहती है हमारी, और हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा अध्ययन कर पाऊँ वो मैं करता हूँ, तब जाके मैं ड्राइंग बनाता हूँ, ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अब एक भी जो ज्वेलरी बनाता हूँ मैं, वो ज्वेलरी मैं देखता हूँ कि हमारे भारतीय परंपरा में है या नहीं है। ये सूर्य वाला तिलक जो है मैंने काफ़ी जगह देखा, तब जाके मैंने उसको बनाया। तो ये सब ज्वेलरी, हाँ बीड्स, ये जो हमारे वीव्स होते हैं या जो हम बालों में जो चोटी बनाने की कोशिश करते हैं, चोटी बनाने का एक तरीका होता है। मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि अफ्रीकन सभ्यता में भी ये है, और पारंपरिक हमारी सभ्यता, भाई जो विदेशी वाली है वो तो डॉक्यूमेंटेड हो गई, हमारी वाली इतनी ज़्यादा है कि हम कहाँ तक डॉक्यूमेंट करें। तो हम भी हल्के में ले लेते हैं, अरे छोड़ो यार, ये जो हमने डेट्स बताए हमको नहीं लगता कि हमारी सभ्यता के मतलब जो हमारी भारतीय सभ्यता है बहुत पुरानी है। हमको अगर कहीं पे किसी मंदिरों में इस तरह के दिख जाएंगे तो हम मान लेंगे कि हाँ वैसा है, लेकिन जितनी साज श्रृंगार हमारे देश में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि और कोई देश में जाए। आप खाली कपड़ों का उदाहरण देख लीजिए ना, जो हमारे कपड़े होते हैं, मैं तो, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि बनारसी साड़ी उद्योग से जुड़े। भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारा एक सब्जेक्ट ही था टेक्सटाइल डिज़ाइन, और बहुत सारे टेक्सटाइल डिज़ाइन वो फैशन डिज़ाइन वाला नहीं, दे डू हाउ टू डू डिज़ाइन फॉर वीविंग, मतलब जो साड़ी की जो बुनाई होती है, जो ताना बाना होता है, बहुत सारे वर्ड हैं, वो ताने बाने में कौन सा धागा कहाँ जाएगा, ये परंपरा तो हमारे देश में। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बनारस में रहा, बनारस में पढ़ा, तो मेरे ख्याल से वीविंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई सिटी है जो सदियों से सेट करके रखी है, वो बनारस ही है। और भदोही में कारपेट उद्योग है, तो वीविंग के ऊपर, वीव्स के ऊपर ये टॉपिक था, ये आज का प्रॉम्प्ट था, उसके ऊपर मैंने कुछ प्रकाश डाला। और बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं कभी कभी, मैं इतना कुछ है दिमाग में बनाने को और सही समय निकाले हैं। तो पहले हम थोड़ा भीष्म पितामह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। महाभारत में बहुत सारे किरदार हैं जो मेरे को बहुत आकर्षित किए, जिसमें कर्ण हैं, जिसमें अर्जुन हैं, भीम। तो जब मैं प्रॉम्प्ट देख रहा था तो उसमें एक प्रॉम्प्ट था जहाँ पे हमको बलशाली दिखाना है, तो बलशाली में मेरे लिए श्री हनुमान जी के बाद भीम दिखते हैं, जिनके ऊपर हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं। तो मैं देखता हूँ आगे क्या बनाना है। तो भीष्म पितामह जो हैं वो एकदम श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और बहुत सारे पात्र हैं महाभारत के, चाहे वो शकुनी हो, दुर्योधन हो या द्रौपदी माता हो, तो और हिडिंबा और हिडिंब हो, तो ये सब कैरेक्टर्स जो हैं मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। लेकिन जो सबसे आदरणीय पात्र हैं महाभारत में, जिनका आदर चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, ये सारे लोगों ने भीष्म पितामह को पितामह माना। पहली बात तो इनका जो जन्म जो हुआ था वो राजा शांतनु और देवी गंगा, जो हमारी गंगा माता हैं, उनके ये पुत्र हैं। और जन्म जब हुआ था इनका मेरे ख्याल से इनका नाम रखा गया था देवव्रत। बहुत हैंडसम, स्मार्ट, एकदम 7 फुट के, 6.5 फुट के। मैं उनकी छवि को ना इमेजिन कर पाता हूँ। तो देवव्रत, जब ये एकदम यंग होंगे तो बाप रे बाप, एकदम हैंडसम तो देवव्रत रखा गया था। और ये बचपन में ही बहुत साहसी थे और तेजस्वी थे और विद्वान थे। और ये धनुर्विद्या जो है, हमारे जो तीर धनुष जो है, वो चलाने में एकदम बिल्कुल माहिर थे। और राजनीति और धर्म की शिक्षा जो है ये पहले हुआ करती थी, आज भी होती है। क्योंकि मैं जानता हूँ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, अंदर ही है, हमारे ही कॉलेज के बगल में था संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ पे धर्म की भी पढ़ाई होती थी।
तो धर्म की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। और जब इनके पिताजी सत्यवती से विवाह करने जा रहे थे तो इनका कुछ था, मनमुटाव था या जो भी था, तो इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया। मतलब मुझे शादी नहीं करनी है जीवन भर। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का 7 दिशाओं को नहीं 10 दिशाओं को हाजिर नाजिर मान के और इन्होंने एक व्रत लिया कि मैं हमेशा बैचलर रहूँगा और सिंहासन पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। मतलब ही डोंट वांट टू रूल, ही डोंट वांट टू बी द किंग। अगर उनके पुत्र होंगे तो फिर वो राजा बनेंगे। तो ये झंझट से इन्होंने, और ये जो इसको हम कठोर व्रत कहेंगे कि आई विल बी बैचलर फॉर दिस लाइफ, इसीलिए इनका नाम भीष्म रखा गया। भीष्म प्रतिज्ञा इन्होंने ली कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और ये जो हस्तिनापुर था ना, ये हस्तिनापुर में ही ये दोनों थे, कौरव और पांडव। तो इन्होंने हस्तिनापुर का एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड थे, निष्ठावान बोलते हैं हिंदी में। और कुरुवंश के जो कौरव थे और ये जो पांडव थे, इन दोनों के ये ग्रैंडफादर के समान थे। और उन दोनों लोगों को ये मार्गदर्शन करते थे कि भैया सही से करो, धर्म क्या होता है और नीति क्या होता है और युद्ध कला क्या होता है, ये दोनों ही लोगों को बताते थे। और जब लड़ाई शुरू हुई महाभारत के कुरुक्षेत्र में, तो अब इनको एक दुविधा थी, क्योंकि ये हस्तिनापुर के संरक्षक थे। अब संयोग था कि ये कौरव लोगों के तरफ से थे, क्योंकि वो ही राजा थे, तो राजा की सेवा करना इनका धर्म था। तो ये मैंने इंकिंग कर दी क्रोकिल निब से, और इसको मैं बोलता हूँ इंक वॉश। तो इंक वॉश में मैंने ब्लैक इंक ही रखा है और बहुत स्लो चलेंगे। मेरे ख्याल से 6 या 7 टोनल वैल्यू मैं इसमें यूज़ करूँगा। और ये प्रोसेस मेरे को बहुत मज़ा आता है। मतलब आर्ट वर्क जो है धीरे धीरे 3 डायमेंशनल होने लगता है, 3D टाइप का। तो थोड़ा सेफ चलते हैं, थोड़ा लाइट को अनपेंटेड छोड़ देते हैं जहाँ पे लाइट हमारी पड़ रही है, और धीरे धीरे जहाँ पे शैडो होगा। और ये वाटर कलर वाला पेपर है ना, तो ये एब्जॉर्ब भी करता रहता है। और स्लो चलते हैं, स्लो। तो जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, और इन्होंने भी युद्ध में अपनी तरफ से जो कौरव थे उनको प्रोटेक्ट करते हुए लड़ाई में हिस्सा लिया, और लड़ाई चलती रही अपना। मेरे ख्याल से 18 दिन तक युद्ध हुआ था, 18 डेज। तो युद्ध में इन्होंने भी अपना जो भी वीरता दिखाई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने ये हार गए, मतलब पराजित हो गए। और इनके पास एक वरदान था कि ये जब तक ना चाहें तब तक ये नहीं मरेंगे। मतलब ये अपने आप से ये तब तक नहीं मर सकते जब तक ये खुद न चाहें। तो ये वाला इनके पास एक वरदान था। और तब युद्ध चल रहा था, और अभी इनको ये युद्ध देखना था कि भाई कौन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मतलब वो वाला नहीं, मतलब ही वांट द वॉर टू बी फिनिश्ड एंड सब कुछ सेटल हो जाए। तो इनके शरीर पे हजारों तीर, आपने देखा होगा ये चित्र कई जगहों पे, इनके सीने पे, इनके पीठ पे, इनके पूरी बॉडी जो है वो छलनी हो गई थी तीर से। और ये उसको हम सरसैया बोलते हैं। तो ये बाणों के बेड पे ये सो गए और लेट गए, और काफ़ी दिन तक जीवित भी रहे और देखते रहे युद्ध जैसा भी चल रहा था। और वहाँ पे मरने से पहले इन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीति, शासन और इस तरह के उपदेश दिए, और लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। आप भीष्म पितामह के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना कम ही है। और मेरे लिए एकदम ज़बरदस्त योद्धा हैं ये, और मैं इमेजिन कर पाता हूँ। मतलब मैं चाहे जितना अच्छा आर्ट वर्क बनाऊँ उसको तो मैं मैच नहीं कर सकता, लेकिन जो
जेन जी के बच्चे हैं, जो नए ज़माने के बच्चे हैं, या जो पुराने लोग भी हैं। देखिए, बहुत दिनों बाद इनटोबर के माध्यम से ही ये सेल्फ मोटिवेशन वाला काम है। मतलब मेरी भी प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी विधाएं हैं जो कि मैं जानता हूँ, लेकिन उसको प्रयोग करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। अब ये तो अच्छा है कि मेरी क्लासेस होती हैं, तो ये जो विलुप्त हो रही हैं आर्ट मटेरियल्स, जो धीरे धीरे गायब हो रही हैं भाई, तो वो कम से कम मैं उनसे बोलता हूँ, कहीं ना कहीं ऑनलाइन इधर उधर से ढूंढ रहे हैं, और कम से कम इसी बहाने भारत देश में ये जो कला है ये फिर से विकसित हो पाए। तो ये मैंने 2-3 टोन डाल दिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जो हमारा डार्कर वैल्यू, मैं एकदम ब्लैक तक तो नहीं जाऊँगा। तो ये क्रोकिल निब की खूबसूरती है, और ये ट्रेडिशनल आर्ट का 31 दिन का त्यौहार है इनटोबर। सारे ट्रेडिशनल मटेरियल मैं यूज़ करूँगा, लेकिन सारी कुछ ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा। तो ये मैं लास्ट टोनल वैल्यू डाल रहा हूँ। ये तलवार है, तलवार के ऊपर भी मैंने हल्का सा टोनल वैल्यू डाल दिया। ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो वीव जो है उसमें बालों को ही हमने फोकस किया कि बाल की जो चोटी जो हम गूंथते हैं ना, वो हमारे संस्कारों में भी है, और विदेशों में भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बाल से रिलेटेड खूबसूरत, और ये जेंट्स के लिए भी उतना ही भैया मेरे बाल हैं नहीं उतने, नहीं तो मैं भी 2 चोटी तो कर ही। हाँ, 2 चोटी वाली बात मेरे को याद आई। जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, मेरी बिटिया भी थी, हालांकि उसके स्कूल से कभी दबाव नहीं पड़ा कि तुमको 2 चोटी करके आना है, लेकिन वो एक ज़माना था जब बच्चे स्कूल में 2 चोटी और एक लाल रंग का रिबन लगा के जाया करते थे। हमारी दीदी लोग जाया करती थी। तो 2 चोटी होनी चाहिए, और जिसकी चोटी जितनी मोटी, ओ माय गॉड, वही रहता था कंपटीशन। तो हमारी दीदी जाया करती थी, मुझे याद है हल्का हल्का सा, मतलब बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन उस ज़माने में लोग 2 चोटी और रिबन होता था कुछ, उसका एक रिबन का एक नॉट होता था। तो ये मैंने एक रथ बना दिया पीछे, और कोई योद्धा वहाँ लड़ाई कर रहे हैं, और इधर मैंने एक हाथी वाले योद्धा को बना दिया। तो ये मैंने ऐसे ही डिपिक्ट कर दिया कि हाँ, ये महाभारत का कोई युद्ध का मैदान है, जहाँ पे हमारे भीष्म पितामह जो हैं वो आए हैं लड़ाई करने के लिए, और लोगों को चुनौती दे रहे हैं। तो मैंने बहुत मेहनत नहीं की हाथी घोड़े में, बट एक एम्बियंस का फील आ जाता है कि ये हमारा एक एम्बियंस है। तो ये इनटोबर बहुत दिन बाद मैंने रेगुलर करने की कोशिश की है। तो ये हमारा आर्ट वर्क ऑलमोस्ट संपन्न हुआ। तो ये मैंने हस्ताक्षर कर दिए दिलीप चौबे, और उम्मीद है आपको ये इनटोबर याद रहेगा। एंजॉय करते रहिए। डे 2 हो गया, मिलते हैं डे 3 पे कल। धन्यवाद, जय हिंद।